Assalamualaikum. Hello students, how are you? I hope you will be fine. बेटा आज का जो लेक्चर हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 11 जो कंटिन्यू चल रहा है, जो हम लास्ट लेक्चर से जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। आज हमारा उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक जो है बेटा आज हमने डिस्कस कर लिया। कुछ जो आज को मेन आपको जो कंसेप्ट आपको बताना है कि एक कर्व्ड पाथ जो होता है, कर्व्ड पाथ में बेटा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे उसका रेट फाइंड करें। तो आज है जो मेन बात हम उस पर भी फोकस करेंगे कि एक कर्व्ड पाथ का हम केमिकल जो है वो रेट कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें रेट ऑफ आ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन को हम एज यूजुअल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको मैं दोबारा से रिकॉल करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट विद द टाइम। टाइम के साथ साथ बेटा जो कंसंट्रेशन का चेंज होगा वो रिएक्टेंट का भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट का भी हो सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट हमने फाइंड करना है, उसके लिए एक रिएक्शन को हमें लगातार ऑब्जर्व करना पड़ता है। मीन रेगुलर टाइम इंटरवल्स जो है, अगर हम फॉर एग्जांपल टाइम शुरू में नोट कर लें, फिर उसके बाद एक हम फिक्स कर लें कि इतने टाइम के बाद हमने रिएक्शन को मॉनिटर करना है। मिसाल के तौर पर हमने शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट करवाया, उसके बाद हमने राउंड अबाउट 50 सेकेंड्स याद रखे, फिर हमने या उसको 30 सेकेंड्स का इंटरवल बना लिया कि हर 30 सेकेंड या 50 सेकेंड या 70 सेकेंड्स जो हमने बनाना है वो एक सब पूरे रिएक्शन तक जो है वो चलेगा, कि हमने एक इंटरवल बनाना है और लगातार उस केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है टाइम के साथ साथ, ताकि हम उस केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो फाइंड कर सकें। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अगर हम लिख लें, चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम is called rate of a reaction। कंसंट्रेशन को बेटा हम यूनिट लेते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम है सेकेंड, देन इट विल कम आउट लाइक दिस, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड हमारे पास जो है वो इस रिएक्शन का यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड के अंदर कितनी कंसंट्रेशन जो है वो बेटा चेंज होगी। वो रिएक्टेंट की भी चेंज हो सकती है, वो प्रोडक्ट भी चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन है, फर्ज किया हमारे पास कोई एक जनरल केमिकल रिएक्शन है, हम कह रहे हैं कि उसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जो है एक सेकंड में चेंज हो रही है। अब एक सेकंड में ये जो उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इसी को हम कहेंगे कि ये उसका केमिकल रिएक्शन है, उसको हम उसका केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा, अब इस दोनों सेंस में हो सकता है। अगर हम रिएक्टेंट के लिहाज से लेंगे तो इतनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो जाएगी, अगर हम प्रोडक्ट के लिहाज से लेंगे तो एक सेकंड में प्रोडक्ट की इतनी ही कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और जो मेन पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले एक और बात जो आपने बेटा याद रखनी है वो ये वाली है
कि जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन को टाइम जो है वो मिलता है, में टाइम गुजरता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली रिएक्शन की स्पीड जो है वो कम होती जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाता है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, टेम्परेचर हमने फिक्स रखना है 508 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर हमने रखना है। डीकंपोजिशन मीन कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो टूटकर अपने मॉलिक्यूल्स H2 और I2 में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, टूट रहा है। बैलेंस कर ले तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। इसकी डीकंपोजिशन की हम बात करेंगे। जब हमने इसकी डीकंपोजिशन की ऑब्जर्वेशन की, इनकी वैल्यूज को टाइम इंटरवल्स के लिहाज से हमने जो है वो नोट किया, तो हमने देखा कि 0 सेकंड पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो इसकी कंसंट्रेशन हमने ली थी 0.100 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। फिर बेटा हमने उसको 50 सेकेंड्स के इंटरवल के बाद, यानी कि 50 सेकेंड्स का जब टाइम पास हुआ तो उसको मैंने जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि उसकी वैल्यू आ रही है 0.0716 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। यहां से जो डिफरेंस निकल रहा है वो राउंड अबाउट बनता है 0.0284 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का डिफरेंस बन रहा है। ये वाली वैल्यूज और ये इन दोनों का डिफरेंस इतना आया, यानी कि ये यहां से यहां तक पहुंचने में इतना उसका फर्क जो है वो आया है, इतनी उसकी कंसंट्रेशन है वो चेंज हो गई है। जब हमने एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ऑब्जर्व किया दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर 300 सेकंड्स पर जब हमने उसको ऑब्जर्व किया बेटा, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन थी उसकी 0.0295 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब थी। फिर जब हमने 350 सेकंड्स के इंटरवल, 50 सेकंड मैंने पहले कहा था बेटा कि हमने जो एक इंटरवल बनाना है वो फिक्स रखना है। यहां भी मैंने 50 सेकंड्स के बाद जो है वो ऑब्जर्व किया, यहां भी जो है वो मैंने 50 सेकंड्स के बाद ही ऑब्जर्व किया। तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 0.0265 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। यहां से जो डिफरेंस बेटा निकलता है वो डिफरेंस कुछ इस तरह से बनता है, वो बनता है 0.0031 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। यहां से बेटा जो मैंने अभी आपको बात की कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। सो लुक एट दिस फर्स्ट इंटरवल के 0 से 50 सेकंड्स के दरमियान में जो कंसंट्रेशन में चेंज आया वो 0.0284 है, और जो 300 से 350 सेकंड्स के इंटरवल में चेंज आया वो 0.030031 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। सो दिस वैल्यू इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। ये शुरू में ली हमने, ये बाद में ली है। इसका मतलब जो मैं बात कर रहा था कि किसी भी रिएक्शन का रेट टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो क्या होता है, कम होता जाता है। सो आप इससे ऑब्जर्वेशन से जो है वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब रही बात रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सारा डाटा हमने एक्सपेरिमेंट करके कलेक्ट कर लिए। अब हम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और वहां से हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड करेंगे। ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा हमने एक्स एक्सिस और y एक्सिस को इस तरह से ड्रॉ किया। यहां पर हमने कंसंट्रेशन ले ली
और इस तरफ हमने टाइम लेनी है। वाई एक्सिस पे हमने कंसंट्रेशन लेनी है, यहां पे हमने कैलिब्रेशन थोड़ा सा इधर करके इसको लिखते हैं। इस तरफ कंसंट्रेशन लेनी है और इस तरफ हमने एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन किसकी, हाइड्रोजन आयोडाइड की। वो हमने स्टार्ट में जो ली है वो बनी है 0.1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास जो है वो स्टार्ट में, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट में जो कंसंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है, तो ये इसलिए ये मिनिमम है और ये बेटा मैक्सिमम है, इसलिए मैंने इसको यहां से जो है वो लिखा है। अब यहां से हम इसकी कैलिब्रेशन करते हैं। यहां पे ये 0 है, उसके बाद 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09, उसके बाद ये 0.1, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 0.1 है तो उस तक हमने अपनी वैल्यू को, जो उसकी कंसंट्रेशन को जो है वो हमने कैलिब्रेट कर लिया और इधर जो है वो हमने उसको मेंशन कर लिया। हमने जो लिखा है टाइम इंटरवल वो रखा है 50 सेकेंड्स का। सो यहां से अगर 0 सेकेंड है तो ये 50 सेकेंड्स का, फिर 50 के बाद 100 आ जाएगा, 100 के बाद 150 आ जाएगा, 150 के बाद 200, 200 के बाद 250, 250 के बाद 300 और 350 का जो है वो इस तरह हमने टाइम इंटरवल जो है वो इस तरह से हमने इसको लिखा। एज वी नो कि उसकी हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन यहां पे है मैक्सिमम, जैसे ही टाइम पास करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, कम होती है। टाइम जो है वो 50 सेकंड के इंटरवल की तरफ जा रहा है तो ये हमारे पास यहां तक जो है वो कम होगी। इस तरह हम नेक्स्ट 50 इंटरवल की करें बात तो ये बेटा फिर कम हो जाएगी, फिर नेक्स्ट 50 इंटरवल्स की बात करें फिर कम हो जाएगी, फिर नेक्स्ट 50 इंटरवल्स की बात करें फिर कम हो जाएगी, फिर नेक्स्ट 50 इंटरवल्स की बात करें फिर कम हो जाएगी, फिर नेक्स्ट 50 इंटरवल्स की बात करें फिर कम हो जाएगी। फिर इस तरह हमारे पास एक टाइम आएगा जब ये जो कर्व पाथ बन रहा है ये स्ट्रेट हो जाएगा, जो कि इस बात की इंडिकेशन होगा कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन में चेंज अब नहीं आ रहा। तो बेटा देखें, अब ये हमारे पास एक फॉलिंग कर्व बन गई, इसको हम बोलते हैं फॉलिंग कर्व। और ये हमेशा याद रखना है कि इन केस ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्योंकि कम होती है टाइम के साथ, इसलिए क्या होता है कि उसकी कर्व जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो फॉलिंग नीचे की तरफ आती, कम होती है कंसंट्रेशन उसकी। अब हमने क्या, अब ये एक कर्व बन गई, जो मैंने पहले आपको शुरू में पॉइंट बताया कि हमने आज फाइंड करना सीखना है एक कर्व्ड पाथ का रेट कैसे हम जो है वो फाइंड करेंगे। स्ट्रेट पाथ का तो फाइंड करना रेट आसान होता है, इसकी तरफ आते हैं। इसमें बेटा सबसे पहले जो मेन बात है वो हमने एक पॉइंट सेलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने जो है वो 100 पर एक पॉइंट सेलेक्ट किया, इसके ऊपर मैंने एक टेंजेंट जो है वो फॉल करना। अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एक पॉइंट सिलेक्ट किया। मैंने कहा कि मैंने 100 सेकेंड्स का जो है वो एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब वो पॉइंट सिलेक्ट करके उसके ऊपर एक मैंने टेंजेंट जो है वो फॉल करवाया। टेंजेंट हमें क्या करके देगा, ये हमें हमारी एक ट्राइएंगल जो है वो बना के देगा। अब इसको अगर हम गौर करें तो ये इस तरफ से अगर मिला लें इसको और इस तरफ से मिला लें इसको, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल जो है वो ट्राइएंगल बन गई। फॉर एग्जांपल इसका नाम पॉइंट का ए बी सी, ये एक
राइट एंगल। राइट एंगल कौन सी होती है बेटा, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का, तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल हमारे पास ट्राइंगल ए बी और सी जो है वो बन चुकी है। अब यहां से अगर हम बात करें तो यहां से हमारे पास हम कहें कि ये जो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का वो बन रहा है 110 सेकेंड्स गुजरने के बाद। इधर जो कंसंट्रेशन का चेंज आता है 0.027 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का चेंज आता है। 110 सेकेंड्स गुजरने के बाद क्या होता है 0.027 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का चेंज आता है कंसंट्रेशन के अंदर इतना टाइम पास करने के बाद। अब ये जो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, यहां से हमने फाइंड करनी है बेटा स्लोप। स्लोप किसके बराबर होती है, tan थीटा के। और tan थीटा किसके बराबर होता है, अमूद बटा कायदा, या अमूद को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे ये वाली चीज है जिसको हम अमूद बोल रहे हैं, और ये वाली जो है हमारे पास ए सी वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास जो है वो बेस कायदा जिसको बोल रहे हैं। और इसमें जो हमने ये वाला जो टेंजेंट सिलेक्ट किया था, ये जो टेंजेंट है ये इसके हाइपोटेनियस के तौर पर जो है वो जाना जाएगा। ये इसका हाइपोटेनियस जिसको हम वतर बोलते हैं, ये इसका वो बन गया। अब बेटा ये जो स्लोप हमने tan थीटा फाइंड किया वो बन रहा है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर की सीध में देखें, वो जिस एक्सिस पर परपेंडिकुलर बन रहा है उस तरफ कंसंट्रेशन है, और जो हमारे पास जिस तरफ बेस बन रहा है वो जिस एक्सिस के पैरेलल है, मुतवाजी है, उस तरफ बेटा हमारा टाइम बन रहा है। सो फिर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जो स्लोप हम फाइंड करेंगे वो हकीकत में क्या आ जाएगा, वो रेट ऑफ अ रिएक्शन ही आएगा। फिर सुने, मैंने कहा बेटा कि ये जो हमने कहा कि ये कर्व थी तो वहां से हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप होती है tan थीटा के बराबर। tan थीटा आता है अमूद बटा कायदा, इसको हम दूसरे लफ्जों में परपेंडिकुलर और बेस से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। परपेंडिकुलर जो हमारा ये है, बेस हमारा ये है, और ये जो टेंजेंट हमने फॉलो करवाया था वो हमारा हाइपोटेनियस है, वक्र है। मैंने कहा कि ये जो स्लोप हम फाइंड कर रहे हैं, अब इसकी इक्वेशन से अगर आप देखें, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की तरफ कंसंट्रेशन है और बेस की तरफ जो है वो टाइम है, तो इसका मतलब उससे आएगा क्या, हमारा कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हुई तो ये बेटा हमारे पास जो है बन जाएगा रेट ऑफ अ रिएक्शन और अ केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इस तरह हमने जो वैल्यू चेंज करके लिखी 0.027 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास सेकंड टाइम जो है 110 सेकंड जो है वो हमारे पास जो है वो टाइम आया। इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है राउंड अबाउट रेट ऑफ अ रिएक्शन results into 2.4 multiplied by 10 power minus 4 moles per decimeter cube per second। ये हमारे पास उसका जवाब आता है। इधर करके लिख देते हैं 2.4 10 की पावर माइनस 4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये बेटा हमारे पास इस स्पेसिफिक रिएक्शन जो कि हमने डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को डिस्कस किया वो ये आता है। इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू के आने का मतलब क्या है, मीन क्या है, वो ये है कि बेटा 1 सेकंड के अंदर क्या होगा, इतनी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड की कम होगी। 1 सेकंड के अंदर उतनी वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की कम होगी, क्योंकि वो रिएक्टेंट है।
अब उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बन रही हैं, तो उस ये वाली जो चीजें बन रही हैं क्योंकि ये बन रही हैं बढ़ेगी तो इस अमाउंट यही रहेगी सेम 2.4 10⁻⁴ इतनी ही वैल्यू के साथ जो है बेटा क्या होगा हमारे पास उसकी जो है वो वैल्यू बढ़ जाएगी। रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो बेटा हमने फिर यहां से क्या अंडरस्टैंड किया कि क्योंकि हम कह रहे थे हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन 1 सेकंड में इतनी कम होगी और हाइड्रोजन और आयोडीन जो दो गैसेस प्रोडक्ट के तौर पर बनी है वो हमारे पास इतनी कंसंट्रेशन उनकी बढ़ जाएगी। अब यहां से कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने ये ट्रायंगल जो है वो इतनी ड्रॉ कर, डजंट मैटर बेटा, आप जितनी मर्जी साइज की जो है वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, वैल्यू जो आपके पास डाटा है और टाइम का है और जो कंसंट्रेशन का, उसमें आप जितने साइज की मर्जी जो है वो एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे टेंजेंट के थ्रू, आपके पास आंसर हमेशा यही आएगा। अंडरस्टैंड? और ये हमने फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है कि क्या प्रोडक्ट का भी ऐसे ही आएगा? यस, हम जब प्रोडक्ट के लिए ड्रॉ करेंगे यही कर्व उल्ट शुरू होगी। वो कैसे? वो यहां से शुरू हो, ये फॉलिंग कर्व थी, वो बनती है राइजिंग कर्व, वो बढ़ती है कंसंट्रेशन, इसलिए वो ऊपर की तरफ जो है वो उसकी कर्व जाएगी। लेकिन जब हम टेंजेंट पास कराएंगे उसके ऊपर भी ट्रायंगल बनाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे तो उसकी भी वैल्यू यही आएगी। बस फर्क ये है हम रिएक्टेंट के लिए कहते हैं कि इतनी वैल्यू कम हो गई और प्रोडक्ट के लिए हम वहां पे कहेंगे कि इतनी वैल्यू 1 सेकंड के अंदर उसकी बढ़ जाती है। So this is the topic of determination of the rate of a chemical reaction. तो इसको हम बेटा दो और डिफरेंट भी मेथड्स हैं जिसे हम फाइंड करते हैं, उसमें एक फिजिकल मेथड भी है, एक केमिकल मेथड्स भी हैं, उसमें हम डिफरेंट तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में उसको ही हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड, ये हमारा नेक्स्ट जो है वो टॉपिक होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का। उम्मीद है कि बेटा आपको समझ आ गई होगी। हाँ, अगर आप कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरा बेटा जो है वो फ्रीली मुझसे जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर, थ्रू हमारा चैनल जो है उसके ऊपर सब्सक्राइब जब आप कर लिए तो, या सब्सक्रिप्शन करने के बाद आपके पास जो कमेंट का ऑप्शन आता है, आप कमेंट्स में जाके आप मुझे जो है वो टैग कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, और इसको जो है वो दूसरों तक भी शेयर करें ताकि आपके जो फेलोज हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इसका फायदा जो है वो बखूबी पहुंच सके। हम कोशिश करेंगे कि आपको इजी से इजी वे में जो है वो लेक्चर की जो है वो प्रोविजन होती रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।